Ignited Minds Tutorials recently released a video titled Working of the Constitution, specifically aimed at Maharashtra State Board students studying political science. This knowledge-packed tutorial delves into the intricate workings of the Indian Constitution, providing a comprehensive understanding of its foundations. The video starts by introducing the importance of the Constitution and its role in governing a democratic nation like India. It explores the key features of the Constitution, such as preamble, fundamental rights, directive principles, and the system of government. The tutorial highlights the significance of understanding each aspect to become informed citizens. Furthermore, the video delves into the constitutional provisions for equality, justice, and effective governance, shedding light on topics like the separation of powers, federalism, and the role of the judiciary. It emphasizes the need to comprehend these concepts to ensure that our constitutional rights are upheld. The tutorial also covers the process of amending the Constitution, providing insights into the procedures involved and the rationale behind these amendments. By doing so, the video educates students not only on the current structure of the Constitution, but also on its ability to adapt to changing times. In conclusion, Ignited Minds Tutorials video on the working of the Constitution is an indispensable resource for Maharashtra State Board students studying political science. IT equips them with the knowledge and understanding necessary to navigate the complex constitutional framework of India, empowering them to become active and responsible citizens. Okay, बच्चा पार्टी we will start with this chapter of working of the constitution. संविधान का कार्यक्रम कैसे चलता है, ठीक है. संविधान बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. छोटे छोटे मायनों में क्या कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है. ये थर्ड वर्ड स्विच ऑन कर देना. थर्ड वर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी जल्दी बताइए. हाँ राइट्स. चलिए और कुछ रूल्स. एक देश को चलाने के रूल्स. आप कोई गेम खेलते हैं अगर, तो फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी है उसके रूल्स होंगे, है ना. देयर आर सेट ऑफ रूल्स ऑन विच द गेम इज प्लेड. इन द सेम वे देयर आर सेट ऑफ रूल्स ऑन विच द कंट्री इज बेसिकली रन. हाँ, जो ये बोल रहे हैं वो राइट्स की बात कर रहे थे कि राइट्स आपके वायलेट नहीं होने चाहिए, ठीक है. तो किसी भी संवैधानिक हमको बेसिकली सबको कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है. जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे उसकी गारंटी होती है ना. हर प्रोडक्ट का एक गारंटी होगा, और अगर गारंटी नहीं होगा तो शायद वो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे नहीं, शायद, ठीक है. हर एक प्रोडक्ट का एक टाइम फ्रेम में गारंटी होता है. अगर किसी से आप काम करवा रहे हो वो भी आपका गारंटी देगा. जैसे अगर किसी से पेंटिंग का काम करवाया तो वो भी भाई साहब पेंट का गारंटी देगा कि भाई साहब कम से कम 1-1.5 साल में तो नहीं निकलेगा ये, ठीक है. इस तरह से आपकी गारंटीज होती हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे लिए क्या है, एक गारंटी है. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट गारंटीज यू सर्टेन राइट्स. आपके संविधान जो है वो आपको गारंटी दे रहा है इन राइट्स का, और इन राइट्स का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है. अगर करता है तो उस पर केस बनेगा, ठीक है. दैट पर्सन वुड बी पनिशेबल बाय लॉ इफ ही और शी इज वायलेटिंग योर राइट्स, ठीक है. ओके, सो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें. इंट्रोडक्शन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी क्या है, रूल ऑफ जुडिशरी क्या है, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, या what are the 3 pillars of democracy. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर होता है मतलब जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं. और फिर क्या होता है भाई साहब आपका एग्जीक्यूटिव, जो मतलब आपका आईएएस ऑफिसर्स जो लोग होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं. और वो क्या होता है जुडिशरी, जो मतलब आपका जस्टिस सिस्टम होता है, ठीक है. ये तीनों भाई साहब आपके प्राइमरी रोल्स हैं, ठीक है. ओके, चलिए भाई साहब. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on the 26th of November 1949. It came into force on the 26th of January 1950. ठीक है. तो कभी ये अडॉप्ट हुआ था भाई साहब, 26th of November 1949. जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल दे दिया था, ठीक है. इट केम इनटू फोर्स ऑन 26th of January 1950, एक साल बाद, और इसीलिए हम इसको रिपब्लिक डे के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पर्पस क्या है. पर्पस है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर. सेक्युलर मतलब क्या होता है.
सेक्युलर मतलब क्या होता है? काफ़ी सारी बहुत चर्चित विषय है ये, ठीक है, सेक्युलर। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर? अरे भाई साहब, सेक्युलर मतलब क्या होता है? एनीवन? हाँ, नहीं, सिक्योर नहीं। देखो, सेक्युलर मतलब क्या होता है? अरे यार, ये क्या? सेक्युलर मतलब क्या होता है? सेक्युलर मतलब जनरली लोग समझते हैं सर सारे धर्मों के प्रति इक्वल भावना। नहीं, सेक्युलर मतलब होता है कि भाई साहब आप एज अ पॉलिटिशियन या आप कोई भी, जैसे सेक्युलर मतलब होता है कि भाई साहब आप किसी भी रिलीजियस बिलीफ को, किसी एक रिलीजियस बिलीफ को प्रमोट नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करोगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप मंदिर नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? किसी गवर्नमेंट स्कूल में आप कोई प्रतिमा नहीं रख सकते। गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा, दूसरे स्कूल्स में शायद गणपति रखा हुआ है या कुछ और रखा हुआ है, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल होगा तो अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर आप एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक रिलीजन को अगर आप प्रमोट करेंगे तो दूसरे लोगों को लगेगा कि ये यहाँ पे पार्शियलिटी हो रही है। समझ में आ रहा है? ये प्राइवेट वाले कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में आप मंदिर नहीं रख सकते, प्रतिमा नहीं रख सकते, वहाँ पे पूजा पाठ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी, गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज जितने भी हैं, वहाँ पे भी आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सेक्युलर। मतलब स्टेट जो है, ठीक है, इट कैन नॉट, मर गया क्या भाई साहब, ठीक है। सेक्युलर मतलब आपका भाई साहब, हम जो स्टेट है, स्टेट वाले इसको प्रमोट नहीं कर सकते किसी को भी, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट का इंसान किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप नहीं देख पाएंगे कि मूर्तियां या प्रतिमाएं रखी हुई हैं, ठीक है, या मतलब समझ लो किसी और धर्म का भी कुछ रखा हुआ है। धर्म की चीज़ें नहीं रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। चाहे पुलिस स्टेशन हो जाए, चाहे बीएमसी का ऑफिस हो जाए, चाहे सिडको का ऑफिस हो जाए, कोई भी गवर्नमेंटल, चाहे रेलवे का ऑफिस हो जाए, आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी प्राइवेट स्कूल में आपको शायद मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूल में आपको ये सब नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सेक्युलर, ठीक है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सेक्युलर मतलब होता क्या है, तो सेक्युलर मतलब ये होता है कि आपका गवर्नमेंट कभी भी किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी वन रिलीजन, ठीक है, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। तो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक मतलब समझ में आता है भाई साहब, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आपके भाई साहब इलेक्शंस होंगे और बाकायदा उम्मीदवार चुने जाएंगे, यही उम्मीदवार गवर्नमेंट को या देश को चलाएंगे, ठीक है। ओके, इट एंश्योर दैट सिटीजन्स गेट जस्टिस एंड देयर फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। तो सिटीजन्स को भाई साहब जस्टिस मिले और उनका फ्रीडम जो है प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। और क्या है भाई साहब, इट वर्क्स टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो एक प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड सोसाइटी हो, ठीक है, बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सब लोगों को समान माना जाए। अगर सब लोगों को आप समान नहीं मानेंगे तो आप पार्शियलिटी करेंगे। पुलिस स्टेशन जाते हैं अगर, तो किसी को अमीर माना जा रहा है, किसी को गरीब माना जा रहा है, या किसी को ऊंची जाति का माना जा रहा है, किसी को नीची जाति का माना जा रहा है, और इसके बेसिस पे अगर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आवर डिसीजंस वुड नॉट बी न्यूट्रल, दे विल बी बायस्ड, ठीक है। तो ये आपका सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ओके, तो भाई साहब आपका इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 of January 1950, ठीक है। डेमोक्रेसी, सो व्हाट इज डेमोक्रेसी बच्चा पार्टी? इट इज डिफाइंड एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट, लोगों का गवर्नमेंट, कैसा गवर्नमेंट? जो लोगों ने इलेक्ट किया हो। और किसके लिए गवर्नमेंट? लोगों के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या होती है भाई साहब? दिस इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पीपल इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो आपके 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का भाई साहब इंडिया में, ठीक है, इंडिया हैज़ गॉट 3 टायर्ड गवर्नमेंट। इंडिया में भाई साहब 3 टायर्स हैं। टायर्स मतलब लेवल्स, ठीक है। पहला हो गया भाई साहब आपका क्या? सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। दूसरा हो गया भाई साहब आपका स्टेट लेवल पे,
और तीसरा हो गया आपका भाई साहब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे आपका विलेज में जो पंचायत वगैरह होती है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। इंडिया एज अ होल एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स हैं, दीज आर बेसिकली लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। मतलब आपके विलेज पंचायत वगैरह ये सब आपके लोकल गवर्नमेंट्स हो गए, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो ये तीनों गवर्नमेंट्स में भाई साहब हमारा देश विभाजित है ताकि अच्छे से गवर्नेंस हो पाए। दिस इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पीपल इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे लोगों का हर जगह पे चुनाव होगा, मतलब आपका एक नेशनल लेवल पे चुनाव होता है, वहाँ पे भी पूरे कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक स्टेट लेवल पे चुनाव होता है तो वहाँ पे पूरे स्टेट के लोग एलिजिबल हैं, और एक लोकल लेवल पे चुनाव होता है जहाँ पे पूरे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भाई साहब मतलब जो गांव हैं वहाँ के लोग एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी। दिस इज नोन एज पॉलिटिकल मैच्योरिटी। देयर इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इंडियन लोगों का एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। तीनों भी फॉर्मेट्स में आपका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मतलब क्या होते हैं भाई साहब? व्हाट आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? फ्री मतलब किसी को भी इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। टू कास्ट योर वोट यू डोंट हैव टू पे मनी, फ्री। और दूसरा क्या हो गया आपका फेयर इलेक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर इलेक्शंस? हाँ, कोई हाँ, चीटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी भाई साहब सक्षम साहू इलेक्शन में खड़ा हुआ और उसको मालूम है एक बार जीत जाएंगे तो नोट छापेंगे, तो उसने जितना भी उसका पैसा था सबको भाई साहब बांट दिया, मतलब सबके घर में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बांट दिए, भाई मेरे को वोट देना, ठीक है। या कुछ सुविधा प्रोवाइड कर दी ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित करे। ऐसा कुछ अगर वो कर रहा है तो ये झोल है, ठीक है। इसको अपन अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस बोलेंगे। दीज आर अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस। हर बार जब भी चुनाव होता है ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं। इफ़ सक्षम साहू इज़ कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, ही हैज़ टू बेसिकली डू व्हाट, ही हैज़ टू उसको अपना सारा फाइनेंसेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके पास इतना पैसा है, इतना प्रॉपर्टी है, ये सब उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इसमें अगर कुछ भी झोल पाया गया तो उसको बर्खास्त भी कर सकते हैं, उसको इलेक्शन से निकाल भी सकते हैं, उसका टिकट और कैंडिडेचर दोनों भी कैंसिल हो सकता है। सो ही हैज़ टू एक्चुअली सबमिट ऑल हिज पेपर्स, सारे पेपर्स सब कुछ उसको सबमिट करना पड़ेगा। उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट है, उसके फैमिली में कितने लोग हैं, वो कितना शिक्षित है, उसने उसके बिजनेसेस क्या क्या हैं, कैसे उसने पैसा इतना बनाया है, जो भी पैसा है, और उन पैसों को कैसे वो आगे, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस विल डिस्क्वालीफाई हिम। तो इसको अपन बोलते हैं फेयर इलेक्शंस, ठीक है। दिस इज नोन एज फेयर इलेक्शंस। पहले के ज़माने में बहुत गुंडागर्दी होती थी, आपके इलेक्शन बूथ्स जो हैं वो लूटे जाते थे, ठीक है। बैलेट पेपर्स को सीज कर लिया जाता था, इलेक्शन के बूथ में फायर लग गया, गोली चल गई, ऐसा पहले बहुत होता था, ठीक है। अभी तो नहीं होता है लेकिन पहले बहुत होता था। मतलब इलेक्शन को कैसे भी जीतना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके लीडर्स जो है तो मसल पावर को यूज़ करते थे, ठीक है। दे यूज टू यूज़ द मसल पावर, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या होती है? देयर इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन पीपल। तो हम हर लेवल पे उम्मीदवारों को चुनाव करते हैं, ठीक है। हर लेवल पे हम चुनाव करते हैं और ये सारे चुनाव आपके बाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड फेयर है। अगर अनफेयर मीन्स अडॉप्ट हुआ है, अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस हुए हैं इलेक्शन जीतने के लिए, अगर वो प्रूव हो जाता है तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, जमानत जब्त बोलते हैं इसको हम, ठीक है। मतलब उसको कभी दूसरे टाइम उसको इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जाएगा, दूसरे किसी कैंडिडेट को भाई साहब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, देयर इज एन इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन शोज दैट इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम सक्सेसफुल। तो लोगों का बहुत अभी बढ़ता जा रहा है पार्टिसिपेशन, और जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना भाई साहब आपका डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। एक टाइम था जब सिर्फ 10% लोग वोट कास्ट करते थे, आज की तारीख में किसी किसी जगह पे तो 50% से ज़्यादा लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कास्टिंग ऑफ वोट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल चीज़ें चलाई हैं। जैसे अगर आपका इलेक्शन कार्ड नहीं है तो गवर्नमेंट भाई साहब आपकी मदद करेगा इलेक्शन कार्ड बनाने में। आप आराम से जाकर किसी भी ऑफिस में अपना इलेक्शन कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। आप आराम से जाकर यहाँ बैठ जाए, इलेक्शन कार्ड बना सकते हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाकर अपना इलेक्शन कार्ड अवेल करा सकते हैं, वहाँ से आंसर शीट ले लो बस।
तो आप किसी भी जगह पे जाकर अपना इलेक्शन कार्ड बनवा सकते हैं, ये एक बात हो गई। और दूसरा हो गया भाई साहब, अगर प्रियांशु थोड़ा सा ऐसे ऐसे पुश कर दे बस इसको, बंद ने कहा हाँ चलेगा, थैंक यू। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेशन। और दूसरा कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जैसे अगर आप समझो मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ और आज इलेक्शन डे है, तो मुझे मेरे ऑफिस से छुट्टी उनको देनी पड़ेगी। मुझे वोट कास्ट करने जाना है तो मुझे ऑफिस वालों को छुट्टी देनी ही पड़ेगी, अगर नहीं दे रहे तो उन पर केस बन जाएगा। समझ में आ रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये सुविधा, अगर मैंने जाकर पुलिस कंप्लेन कर दिया कि भाई साहब मैं अपना वोट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस वाले मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो भाई साहब केस बन जाएगा ऑफिस वालों के ऊपर, ठीक है। सो ये सारे व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि भाई साहब आप अपना वोट कास्ट कर पाएँ। अगर इलेक्शन के पहले सर्वे होता है देखो, और अगर आपका इलेक्शन कार्ड में या इलेक्शन कार्ड नहीं बना है या आपके इलेक्शन डायरेक्टरेट में नाम नहीं है, तो इन सब चीज़ों को ताबड़तोड़ किया जाता है, ठीक है। देयर इज़ नो डिले इन द प्रोसेस। सो ये क्यों किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वोट कास्ट कर सकें, अपने मतदान को कर सकें, अपने मत को दान कर सकें, ठीक है, ओके। क्योंकि तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाएगी। राइट टू वोट, एवरी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ द राइट टू वोट, ठीक है। एक बार आप 18 साल पार करते हैं तो देन यू बिकम एलिजिबल टू वोट। इंडिया में पहले जब वोटिंग सिस्टम चालू हुआ था या डेमोक्रेसी चालू हुई तो ये उम्र थी 21 साल की, ठीक है। इट वॉज प्रीवियसली 21 ईयर्स, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स बिकॉज साइंटिफिकली इट हैज़ बीन प्रूवन दैट इन 18 ईयर्स ऑफ एज you are of sound mind to make your own decisions, ठीक है। So once you attain 18 years of age, you have the right to vote without any discrimination, caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on, ठीक है। जेंडर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिलीजन पे, कास्ट पे, रेस पे, यू आर फ्री टू कास्ट योर ओन वोट, यू आर फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एज वेल, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी दे रहा है। अर्लियर द वोटिंग एज वॉज 21 ईयर्स, पहले 21 ईयर्स हुआ करता था। इट वॉज लेटर रिड्यूस टू 18 ईयर्स। दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यंगस्टर्स को भाई साहब पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिला, ठीक है, ओके। सच प्रोविजंस मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो आज की तारीख में इंडिया क्या है भाई साहब, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। तो दूसरे सारे नेशंस में से इंडिया का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। उसको बुला, उसको बाहर खड़ा हुआ है क्या है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, तो इंडिया के पास सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं, ठीक है। आंसर शीट दे दे उधर से, उधर लास्ट सीट में देखने लोग, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। दूसरे सारे डेमोक्रेटिक नेशंस में इंडिया में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है बच्चा, बड़ी एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता क्या है, समझो तुम्हारा भाई साहब ये स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल का ऑफिस है, ठीक है। अभी तुम्हारे स्कूल में भाई साहब नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, ठीक है, समझ लो इतने सारे क्लासेस हैं, इतने सारे भाई साहब आपके टीचर्स हैं। तो क्या प्रिंसिपल को ये सारे बच्चों का मालूम होगा? एक एक सेक्शन में समझ लो 500 बच्चे हैं, ठीक है, पूरे स्कूल में लेट से 5000 बच्चे हैं। विल द प्रिंसिपल बी एबल टू नो एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन, और इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू नो एवरीथिंग? पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या है भाई साहब, प्रिंसिपल के नीचे हैं भाई साहब टीचर्स हैं, पियोन्स हैं, ठीक है, बाकी सारे आपके हाउस कीपिंग के लोग हैं, फिर बस ड्राइवर्स हैं, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो जितने भी बस ड्राइवर्स हैं या भाई साहब आपके वैन ड्राइवर्स हैं, दे विल टेक केयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, ठीक है। टीचर्स लोग अपने अपने सब्जेक्ट का टीचिंग पार्ट केयर करेंगे। फिर आपका भाई साहब पेपर बनाने वाला कोई रहेगा, पेपर चेक करने वाला कोई रहेगा, या टीचर्स रहेंगे। तो ये सब तमाम जो प्रोसेस चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल के पास पावर नहीं है एक स्टूडेंट को सुधारने का, टीचर्स के पास भी पावर्स दिए गए हैं।
दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। प्रिंसिपल के पास ही पावर नहीं है किसी स्टूडेंट को सुधारने का, कोई टीचर भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है, उसको भी इक्वल पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अभी समझो एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, इट इज अ ह्यूज नेशन, लेट्स से इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है। अभी इंडिया में भाई साहब कामोठे के किसी एक गांव में कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, तो क्या इसके लिए मोदी जी को फ़ोन किया जाए, ठीक है, नॉट पॉसिबल। और ये बहुत ऐसे अगर सब लोग फ़ोन करने लगे या सब लोग अगर एक ही गवर्नमेंट को देखने लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे प्रांत से हैं और पूरे इंडिया के जनरल बड़े मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। आपके घर में पानी नहीं आया है, ऐसे मैटर्स को वो हैंडल नहीं करेंगे। सो आपका क्या होगा, इसको हैंडल करने के लिए आपका जो लोकल गवर्नमेंट होगा, जो पंचायत होगा, उसकी मदद आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब क्या भाई पार्ट में आ रहे हैं सब एक एक करके? हाँ ओए तू इधर बैठ इनके साथ, ये बड़े वाले भैया के पीछे, तू सूरज और इनको इधर बैठने। ओए क्या हो रहा है? ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपका जो सेंटर का पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करके फिर हमारा स्टेट का पावर आएगा, और स्टेट में विलेज, विलेज का क्या हो गया फिर से? अरे यार अभी सब कुछ छोड़ के भाई साहब, ओके। सो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका सेंट्रल लेवल जो है, फिर आपका एक स्टेट लेवल आएगा, फिर आपका आ गया भाई साहब विलेज लेवल पे, ठीक है। तो ये इश्यूज जो हैं वो ऐसे एड्रेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होती हैं स्टेट पॉलिसी की, ये एक रूल बुक है बेसिकली, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडिंग द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें प्रोविजन होता है, मतलब कैसा है कि कौन से स्टेट के पावर्स में आते हैं और कौन से सेंटर के पावर्स में, ठीक है। कौन सा जो है तो आपके सेंटर के पावर्स में आते हैं और कौन सा स्टेट के पावर्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी का जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई, दैट इज अ स्टेट पोर्टफोलियो, तो वो एक स्टेट डिपार्टमेंट हैंडल करता है उसको, ठीक है। रेलवेज सेंट्रल है, आप बहुत सारे ऐसी चीजें यूज करते हैं जो सेंट्रल डायरेक्टली कंट्रोल करता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज जो आपका स्टेट कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सीबीएसई, ये एक सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एक स्टेट बोर्ड है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो अलग अलग जगहों पे, तो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, दैट इंक्लूड द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कैसे ये स्टेट्स वाले और कंट्री वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसको अपन बोलते हैं। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है। द 73rd and 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस and protection to the local self-governing institutions of India. It also increased their powers. तो भाई साहब जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है, विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज लेवल पे, इनको भाई साहब क्या दिया गया, पावर्स दिए गए ताकि ये उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। सो 73rd and 74th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, ठीक है। अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, ठीक है। तो 73rd और 74th जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके भाई साहब चेंजेस हैं। 73rd and 74th अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, इट ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर्स। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए जिनसे उनके पावर्स बढ़े, ठीक है, देयर पावर्स इंक्रीज, ठीक है, ओके। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई बोलते हैं हम इसको, ठीक है। देखो गवर्नमेंट जो काम करती है वो, जैसे सर रास्ता बनाना, रेलवेज बनाना, ब्रिजेस बनाना, ठीक है,
ये सारे जो आपको सुख सुविधाएं गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, समझ लो इतना बड़े पैमाने पे जो पानी है वो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो सर्विसेज आप तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो आप उसका एक नॉमिनल पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर समझ लो आप ओला बुक करके यहाँ से बीटी जा रहे होंगे तो नहीं करके आपका 1-1.5 का बिल आ जाएगा, है ना, रोडवेज से। वही चीज़ अगर आप एक लोकल ट्रेन पकड़ते हुए जा रहे होगे तो 25 रुपये में पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ये सुविधा आपको प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है? वेलफेयर। गवर्नमेंट का पर्पस इनकम नहीं है। ओला या उबेर इनका पर्पस भाई साहब इनकम है, इनका पर्पस है प्रॉफिट, ठीक है। बट गवर्नमेंट इज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, गवर्नमेंट इज वेलफेयर ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट के आपके सर्विसेज इतने चीपली आपको मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जो जो काम करती है उसके लिए जो पैसा लगता है वो आप ही कंट्रीब्यूट करते हो अपने टैक्सेस से, ठीक है। जीएसटी हो गया या आपके जो टैक्सेस हैं ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो अगर समझ लो कि जैसे शायद कुछ दिनों पहले किसी स्कूल में एक मसला चल रहा था कि क्या हुआ, आवाज आई इधर से अंदर से, ओके। कुछ दिनों पहले एक मसला चल रहा था कि भाई इंटरैक्टिव पैनल्स को स्कूल में इंस्टॉल किए जाएंगे और इसलिए फीस बढ़ेगा या आपको इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अभी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि पहले आप बताइए हमको ब्रेक डाउन, कितने इंटरैक्टिव पैनल्स हैं, आपका खर्चा कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें को आप ब्रेक डाउन दीजिए, फिर हम जाकर ये पैसा भरेंगे। तो क्या आप जहाँ पे भी पैसा भरते हैं आपको उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये जानने का हक आपको है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती है, चाहे वो ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट हो, रेलवे का प्रोजेक्ट हो, उस पर जो भी कॉस्ट होता है उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने आज की तारीख में सिडको में एक एप्लीकेशन डाला या किसी भी बीएमसी में जाकर ये एप्लीकेशन डाला कि भाई साहब ये रोड कब बनी थी, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कितना खर्चा हुआ था, अगर ये आपने डाला तो उनको जवाब देना पड़ेगा, दे विल हैव टू रिप्लाई टू इट, ठीक है। इसको अपन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं, आरटीआई बोलते हैं, ठीक है। ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ है और काफ़ी खतरनाक एक्ट है क्योंकि आप गवर्नमेंट को एक्सपोज कर सकते हैं इसमें पूरा कोई भी झोल हुआ रहेगा। मैं एक अपनी पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ। कहीं पे मैंने देखा था कुछ सालों पहले कि ये एक सीसीटीवी कैमरा जो आता है ये जनरली आपका भाई साहब यहाँ पे जो कैमरा है वो समझ लीजिए 300-400 में आ जाएगा, 500 में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये में अच्छा खासा कैमरा मिल जाएगा। बाहर जो बारिश वगैरह में लगा रहता है वो 1500 में आ जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा हाई एंड का कैमरा भी लेंगे तो कितना होगा, 2000 में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही एक्सीडेंटली देख लिया था किसी कहीं पे, ठीक है, और उसमें एक सीसीटीवी कैमरा का कॉस्ट उन्होंने लगाया था 15,000 रुपये। ये जो आपके रास्तों पे सिग्नल्स पे जो आपके सीसीटीवी कैमराज होते हैं उनका एक का कॉस्ट 15,000 रुपये लगाया था। तो कभी कभी झोल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि झोल नहीं होता होगा। तो आप आरटीआई इंक्वायरी फाइल कर सकते हैं और आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई साहब एक सीसीटीवी कैमरा जो 1500 से 2000 ज़्यादा 2,500-3,000 में आ सकता है, उसको भी आप बल्क क्वांटिटी में बाय आउट कर रहे होगे तो और सस्ता मिलेगा, वो 15,000 का कैसे होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपके पास कुछ पावर या अथॉरिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे पावर या अथॉरिटी कौन दे रहा है आपको? राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई बोलते हैं हम इसको। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। ये 2005 में इंप्लीमेंट हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज इट? बेसिकली सिटीजन एम्पावरमेंट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे डेमोक्रेसी का एसेंशियल कंडीशन क्या है? सिटीजन्स का एम्पावरमेंट, ठीक है। सिटीजन्स को ये अथॉरिटी होनी चाहिए या उनको ये पावर होना चाहिए कि वो जान पाएं कि किन प्रोजेक्ट में उनका पैसा लगा है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें उनका पैसा भाई साहब गया है, ठीक है। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है भाई साहब, ठीक है। सिटीजन्स हैव द राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के ऊपर जानने का इनका पूरा हक होता है, ठीक है। दिस एक्ट हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड हैज रिड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अभी भाई साहब गवर्नमेंट को मालूम है कि आज तो मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, लेकिन कल को अगर किसी ने घूम कर पूछा कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कितने में दिया था, क्यों दिया था, तो हमको जवाब देना पड़ेगा। तो सारी कार्रवाई ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है।
अगर मतलब पूछा जाए घूमकर, ठीक है। तो द एक्ट हैज मेड द गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट को मतलब ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा एंड रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी, और सीक्रेट तरीके से कोई काम नहीं है, जो है भाई साहब सबके सामने है ना। कितनी चीज़ें आपने खरीदी, क्या किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, जब आप कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं ना, ये जैसे रेलवे के टेंडर्स निकलते हैं, आपके हाईवेज के टेंडर्स निकलते हैं, टेंडर्स मतलब गवर्नमेंट बिड प्रोवाइड करता है, फिर बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सब लोग अपना कोटेशन डालते हैं, और सबका जिसका सबसे लीस्ट कोटेशन होगा और जिसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा उसको गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये टेंडर्स होते हैं, कोटेशंस होते हैं जो सबमिट होते हैं रेगुलरली, ठीक है, गवर्नमेंट टेंडर्स और गवर्नमेंट कोटेशंस, और उस पर पेमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और किसी भी इंसान को इंडिया में ये हक है कि वो जाने कि कहाँ पे कितना कब और कैसे पैसा गया है किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेलवेज़ का प्रोजेक्ट हो, चाहे भाई साहब आपका रोडवेज़ का प्रोजेक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट हो, डैम मेकिंग प्रोजेक्ट हो, एनीथिंग, ठीक है। दैट पर्सन हैज़ द राइट टू नो ऑल दीज थिंग्स, एवरी पर्सन इन इंडिया हैज़ द राइट टू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका सेंट्रल लेवल जो है, फिर आपका एक स्टेट लेवल आएगा, फिर आपका आ गया भाई साहब विलेज लेवल पे, ठीक है। तो ये इश्यूज जो हैं वो ऐसे एड्रेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होती हैं स्टेट पॉलिसी की, ये एक रूल बुक है बेसिकली, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडिंग द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें प्रोविजन होता है, मतलब कैसा है कि कौन से स्टेट के पावर्स में आते हैं और कौन से सेंटर के पावर्स में, ठीक है। कौन सा जो है तो आपके सेंटर के पावर्स में आते हैं और कौन सा स्टेट के पावर्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी का जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई, दैट इज अ स्टेट पोर्टफोलियो, तो वो एक स्टेट डिपार्टमेंट हैंडल करता है उसको, ठीक है। रेलवेज सेंट्रल है, आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो सेंट्रल डायरेक्टली कंट्रोल करता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज जो आपका स्टेट कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सीबीएसई, ये एक सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एक स्टेट बोर्ड है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो अलग अलग जगहों पे, तो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, दैट इंक्लूड द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा कैसे ये स्टेट्स वाले और कंट्री वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसको अपन बोलते हैं। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है। द 73rd and 74th amendment of the Indian Constitution granted constitutional status and protection to the local self-governing institutions of India. It also increased their powers. तो भाई साहब जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है, विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज लेवल पे, इनको भाई साहब क्या दिया गया, पावर्स दिए गए ताकि ये उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। सो 73rd and 74th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, ठीक है। अमेंडमेंट मींस चेंजेस, ठीक है। तो 73rd और 74th जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके भाई साहब चेंजेस हैं। 73rd and 74th amendments to the Indian Constitution granted constitutional status and protection to the local self-governing institutions of India. It also increased their powers. तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए जिनसे उनके पावर्स बढ़े, ठीक है, their powers increased, ठीक है। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई बोलते हैं हम इसको, ठीक है। देखो गवर्नमेंट जो काम करती है वो जैसे सर रास्ता बनाना, रेलवेज बनाना, ब्रिजेस बनाना, ठीक है, ये सारे जो आपको सुख सुविधाएं गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, समझ लो इतना बड़े पैमाने पे जो पानी है वो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो सर्विसेज आप तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो आप उसका एक नॉमिनल पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर समझ लो आप ओला बुक करके यहाँ से बीटी जा रहे होंगे तो नहीं करके आपका 1-1.5 हज़ार का बिल आ जाएगा, है ना, रोडवेज से। वही चीज़ अगर आप एक लोकल ट्रेन पकड़ते हुए जा रहे होगे तो 25 रुपये में पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सुविधा आपको प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है, वेलफेयर, गवर्नमेंट का पर्पस इनकम नहीं है। ओला या उबेर इनका पर्पस भाई साहब इनकम है, इनका पर्पस है प्रॉफिट, ठीक है। बट गवर्नमेंट इज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, गवर्नमेंट इज वेलफेयर ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट के आपके सर्विसेज इतने चीपली आपको मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो काम करती है उसके लिए जो पैसा लगता है वो आप ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हो अपने टैक्सेस से, ठीक है। जीएसटी हो गया या आपके जो टैक्सेस हैं ये डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है।
तो अगर समझ लो कि जैसे शायद कुछ दिनों पहले किसी स्कूल में एक मसला चल रहा था कि क्या हुआ, आवाज आई इधर से अंदर से, ओके कुछ दिनों पहले एक मसला चल रहा था कि भाई इंटरैक्टिव पैनल्स को स्कूल में इंस्टॉल किए जाएंगे और इसलिए फीस बढ़ेगा या आपको इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अभी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि पहले आप बताइए हमको ब्रेक डाउन, कितने इंटरैक्टिव पैनल्स हैं, आपका खर्चा कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें को आप ब्रेक डाउन दीजिए, फिर हम जाकर ये पैसा भरेंगे। तो क्या आप जहाँ पे भी पैसा भरते हैं आपको उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये जानने का हक आपको है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती हैं, चाहे वो ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट हो, रेलवे का प्रोजेक्ट हो, उस पर जो भी कॉस्ट होता है उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने आज की तारीख में सिडको में एक एप्लीकेशन डाला या किसी भी बीएमसी में जाकर ये एप्लीकेशन डाला कि भाई साहब ये रोड कब बनी थी, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कितना खर्चा हुआ था, अगर ये आपने डाला तो उनको जवाब देना पड़ेगा, दे विल हैव टू रिप्लाई टू इट, ठीक है। इसको अपन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं, आरटीआई बोलते हैं, ठीक है। ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ है और काफ़ी खतरनाक एक्ट है क्योंकि आप गवर्नमेंट को एक्सपोज कर सकते हैं इसमें पूरा कोई भी झोल हुआ रहेगा। मैं एक अपनी पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ। कहीं पे मैंने देखा था कुछ सालों पहले कि ये एक सीसीटीवी कैमरा जो आता है ये जनरली आपका भाई साहब यहाँ पे जो कैमरा है वो समझ लीजिए 300-400 में आ जाएगा, 500 में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये में अच्छा खासा कैमरा मिल जाएगा। बाहर जो बारिश वगैरह में लगा रहता है वो 1500 में आ जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा हाई एंड का कैमरा भी लेंगे तो कितना होगा, 2000 में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही एक्सीडेंटली देख लिया था कहीं पे, ठीक है, और उसमें एक सीसीटीवी कैमरा का कॉस्ट उन्होंने लगाया था 15,000 रुपये। ये जो आपके रास्तों पे सिग्नल्स पे जो आपके सीसीटीवी कैमराज होते हैं उनका एक का कॉस्ट 15,000 रुपये लगाया था। तो कभी कभी झोल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि झोल नहीं होता होगा। तो आप आरटीआई इंक्वायरी फाइल कर सकते हैं और आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई साहब एक सीसीटीवी कैमरा जो 1500 से 2000 ज़्यादा ज़्यादा 2500-3000 में आ सकता है, उसको भी आप बल्क क्वांटिटी में बाय आउट कर रहे होगे तो और सस्ता मिलेगा, वो 15,000 का कैसे होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपके पास कुछ पावर या अथॉरिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे पावर या अथॉरिटी कौन दे रहा है आपको, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई बोलते हैं हम इसको, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। ये 2005 में इंप्लीमेंट हुआ था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज इट बेसिकली, सिटीजन एम्पावरमेंट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे डेमोक्रेसी का एसेंशियल कंडीशन क्या है, सिटीजन्स का एम्पावरमेंट, ठीक है। सिटीजन्स को ये अथॉरिटी होनी चाहिए या उनको ये पावर होना चाहिए कि वो जान पाएं कि किन प्रोजेक्ट में उनका पैसा लगा है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें उनका पैसा भाई साहब गया है, ठीक है। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है भाई साहब, ठीक है। सिटीजन्स हैव द राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के ऊपर जानने का इनका पूरा हक होता है, ठीक है। दिस एक्ट हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड हैज रिड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अभी भाई साहब गवर्नमेंट को मालूम है कि आज तो मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, लेकिन कल को अगर किसी ने घूम कर पूछा कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कितने में दिया था, क्यों दिया था, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो सारी कार्रवाई ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है, अगर मतलब पूछा जाए घूमकर, ठीक है। तो द एक्ट हैज मेड द गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट को मतलब ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा एंड रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी। और सीक्रेट तरीके से कोई काम नहीं है, जो है भाई साहब सबके सामने है ना। कितनी चीज़ें आपने खरीदी, क्या किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, जब आप कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं ना, ये जैसे रेलवे के टेंडर्स निकलते हैं, आपके हाईवेज के टेंडर्स निकलते हैं, टेंडर्स मतलब गवर्नमेंट बिड प्रोवाइड करता है, फिर बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सब लोग अपना कोटेशन डालते हैं और सबका जिसका सबसे लीस्ट कोटेशन होगा और जिसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा उसको गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये टेंडर्स होते हैं, कोटेशंस होते हैं जो सबमिट होते हैं रेगुलरली, ठीक है, गवर्नमेंट टेंडर्स और गवर्नमेंट कोटेशंस, और उस पर पेमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और किसी भी इंसान को इंडिया में ये हक है कि वो जाने कि कहाँ पे कितना कब और कैसे पैसा गया है किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेलवेज़ का प्रोजेक्ट हो, चाहे भाई साहब आपका रोडवेज़ का प्रोजेक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट हो, डैम मेकिंग प्रोजेक्ट हो, एनीथिंग,
ठीक है, दैट पर्सन हैज द राइट टू नो ऑल दीज थिंग्स, एवरी पर्सन इन इंडिया हैज द राइट टू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो भाई साहब द एक्ट हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो पाया है, अकाउंटेबल भी हो पाया है, एंड हैज रिड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सो जो भी आपका गवर्नमेंट का है उसमें सीक्रेसी। आफ्टर द ईयर 2000 डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, तो 2000 साल के बाद, ठीक है, 2000 ईयर के बाद जितने भी आपके रिफॉर्म्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। गवर्नमेंट ने कोई रेलवेज का प्रोजेक्ट लिया है, कोई रोडवेज का प्रोजेक्ट लिया है, ये सब वेलफेयर का है, तो इन सारे वेलफेयर चीज़ों में सिटीजन्स को जानने का हक है, कितना खर्चा हुआ है, कैसे खर्चा हुआ है, किसको आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस बेसिस पे दिया गया। जैसे ऐसा हो सकता है भाई साहब कि आपका सक्षम साहू भाई साहब गवर्नमेंट में है, लेट्स से, ठीक है, ही इज़ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या रोडवेज मिनिस्टर हैं, और ये अमित जो है एक कॉन्ट्रैक्टर है जो इनका दोस्त है भाई साहब, तो हर बार जितना भी रोडवेज जहाँ पे भी बनेगा ये अमित को ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, पैसे दोनों भी कमा रहे होंगे, गवर्नमेंट का पैसा इनको जा रहा है, ये थोड़ा बहुत इनको भी खिला रहे हैं, तो दोनों का पेट भर रहा है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं आरटीआई में, दिस कैन ऑल्सो बी क्वेश्चन कि किस बेसिस पे इनको मिला कॉन्ट्रैक्ट, इनकी तो किस बेसिस पे मिला, तब आपको कन्विंस करना पड़ेगा, ये भाई साहब आपको कोर्ट में कन्विंस करना पड़ेगा क्यों इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्या जब कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर निकाला गया था क्या 10 लोगों से और भी टेंडर लिया गया था, कितने लोग टेंडर भरे थे, उनका कोटेशन क्या था, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या था, उनको क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला, इनको ही क्यों मिला, तब आपको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब इनका लोएस्ट कोटेशन था तो इसलिए इनको मिला, ठीक है, या इनका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, इन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, इनके ऊपर हमको भरोसा है इसलिए हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट किया। तो तमाम चीज़ों से आपको कन्विंस करना पड़ेगा, और अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप पे केस बन जाएगा भाई साहब, ठीक है, फिर ये भी गया और ये भी गया, समझ में आ रहा है, इनका भी कैंडिडेचर कैंसिल होगा और इन पे भी केस बन जाएगा। सो दीज आर थिंग्स। तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। जब शुरुआती तौर पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लॉन्च हुआ था तो कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, ठीक है, रोड में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, ठीक है, किसी ने मारा कि मर्डर हुआ कि क्या हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन गायब हो गए, मर गए, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया गया है, किस लिए ये हम सभी समझ पा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे मर्डर मतलब प्रूव हुआ है, कहीं पे नहीं प्रूव हुआ है, बट इट इज़ अ रिस्की अफेयर, ठीक है, पहले था अभी नहीं है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट की किसी चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कितना मसल पावर इन्वॉल्व है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और आपके जीवन को खतरा क्या है, ठीक है। अगर ऐसा आप पंगा ले सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोगों की शुरुआती तौर पे जाने गई हैं, ठीक है भाई। बहुत सारे लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो एक क्वेश्चन से अगर बहुत सारे लोगों की पोल खुल रही है, ये बहुत सारे लोग पावरफुल होते हैं, इनके पास पैसा भी होता है, तो एक आदमी को उड़ा देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। सो इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स दे वुड ऑल लव टू डू दिस और रैदर विल बी फोर्स्ड टू डू दिस, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आरटीआई जो है, जो आप ज़रूर फाइल कर सकते हैं, आरटीआई सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स को क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड दिस गिव्स यू द राइट टू क्वेश्चन एवरीथिंग विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, सारे, ठीक है, ओके। तो ये आपका आरटीआई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी हैव स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन भाई साहब, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को सीख करना, ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू सीक, ये हो गया आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन, एजुकेशन मतलब क्या होता है, आरटीई बोलते हैं हम इसको। व्हाट इज आरटीई? राइट टू एजुकेशन, हर एक को आरटीई है। आरटीई मतलब एवरी पर्सन विल बी एंटाइटल्ड द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब समझ में आता है? ओके, समझ लो किसी के पास भाई साहब पैसे नहीं हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो आप आरटीई का एप्लीकेशन भर सकते हैं। आरटीई मतलब आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, आपको वहाँ पे फीस नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन एक्ट, citizens have the right to know about the function. This act made the government more transparent, accountable and has reduced the element
after the year 2000 democratic reforms were considered, right to information, education and food security have strengthened the democracy in India. तो इससे democracy और भी strong हो चुका है, ठीक है. Okay, the right to information dash has made the government more ट्रांसपेरेंट एंड हैज रिड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन इट्स वर्किंग. कभी लॉन्च हुआ था ये 2005 में, ठीक है. इट वाज लॉन्च्ड इन 2005, ठीक है. ओके, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया? 18 ईयर्स, ठीक है. इट्स 18 ईयर्स. ओके, प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चंस आप देख लीजिए क्या क्या बोर्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं. द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जुडिशियल डिसीजंस. एसेंस मतलब जो डेमोक्रेसी का मेन चीज है वो क्या है, ठीक है. हाँ, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब पावर जो है तो एक ही गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, स्टेट का भाई साहब लोकल गवर्नमेंट में, तभी जाकर एक कंट्री अच्छे से मैनेज हो पाएगी. समझ में आ रहा है ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? इसका मतलब है किसी का भी एज अगर 18 ईयर्स एंड अबव है, दैट पर्सन हैज गॉट द राइट टू वोट. इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है. अ पर्सन हु हैज अटेन्ड 18 ईयर्स एंड अबव हैज गॉट द राइट टू वोट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है. आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो 2019 में आया है, 20 में आया है, 2022 में आया है एंड 2023 में भी आया है भाई साहब, ठीक है. लास्ट ईयर में भी आया हुआ है. क्लियर है? इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. वी हैव जस्ट सेड इट, ठीक है. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स वेदर ट्रू और फॉल्स. देखो ये भी रिपीट हुआ है, 2020 में आया है, 2023 में भी. इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. ऑब्वियसली बात है भाई साहब, हम सबसे बड़े पॉपुलेशन के हैं तो हमारा सबसे बड़ा क्राउड वोटिंग राइट्स रहेगा, और वोटिंग राइट्स रहेगा तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो जाएगी हमारी, ठीक है. सो इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है. ओके, सो दिस इज ट्रू. की पॉइंट्स, क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखो आपका वोटर बेस जो है वो बढ़ गया. पहले 21 साल की उम्र में आप वोट दे सकते थे, आज हम 135 करोड़ के हैं और 18 साल की उम्र के बाद हम वोट दे सकते हैं, तो हमारा वोटर बेस बढ़ गया. लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज हैज इंक्रीज द पॉपुलेशन विच इज एलिजिबल टू वोट. एवरीवन हैज द राइट टू वोट. सबके पास भाई साहब राइट टू वोट है. इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, और इंडिया के पास सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं, ठीक है. आर वी क्लियर? ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. राइट टू वोट, आपको देखो 2020 का क्वेश्चन है. राइट टू वोट मतलब क्या होता है? आफ्टर इंडिपेंडेंस राइट टू वोट वाज गिवन इक्वली टू मेन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 21. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले बहुत सारे नेशंस में जब वोटिंग राइट्स आए थे तो मेन को ही वोटिंग राइट्स अलाउड था, वुमेन को अलाउड नहीं था. लेकिन इंडिया में इंडिपेंडेंस से ही वुमेन एंड मेन बोथ हैव इक्वल राइट्स टू वोट. देयर हैज़ बीन नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड्स टू रेस, कलर, जेंडर, ठीक है. ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन वोटिंग में नहीं है, ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस राइट टू वोट वॉज इक्वली गिवन टू मेन एंड वुमेन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21. एज वॉज रिड्यूस टू 18 ईयर्स. तो जैसे ही भाई साहब एज आपका 18 ईयर्स से रिड्यूस हो गया तो और भी ज़्यादा पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो गई, ठीक है. क्लियर है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इट ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये क्या है भाई साहब? 2005 में लॉन्च हुआ है और ये आपको राइट्स देता है टू क्वेश्चन एवरीथिंग दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. ये आपको क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है. राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है उसको ठीक से पढ़ लीजिए. रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2019 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है और 23 में भी आया है, ठीक है. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि एज अ सिविलियन यू गेट द राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है. आपको कोर्ट में जाकर केस फाइल नहीं करना पड़ेगा. आपको किसी डिपार्टमेंट में जाकर सिर्फ एक फॉर्म भरना है, आरटीआई फॉर्म, और उस डिपार्टमेंट को आपको जवाब देना पड़ेगा. उस डिपार्टमेंट का ये ऑब्लिगेशन है, जवाब देना ही पड़ेगा. आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उस डिपार्टमेंट को वो जवाब देना पड़ेगा, ठीक है. सो इनएक्टेड इन 2005, ये 2005 में इंप्लीमेंट हुआ है टू एम्पावर द सिटीजंस, प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. एम्पावर द सिटीजंस मतलब क्या है भाई साहब? व्हाट इज एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजंस? एम्पावर द सिटीजंस मतलब सिटीजंस को ये पावर दे रहा है ना भाई साहब क्वेश्चन करने के लिए. भाई अल्टीमेटली कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का, चाहे वो ब्रिज बनाने का हो, चाहे रेलवेज बनाने का हो, वो क्यों ही बना होगा? वेलफेयर के लिए. और ये पैसा कहाँ से आया होगा? हमने जो टैक्स भरा है उससे, ठीक है.
तो मेरा पैसा जब लगा है, हर आदमी का पैसा जब उसमें लगा है, तो क्या इनको उस पैसे का इस्तेमाल कैसा हुआ है ये जानने का हक नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली एम्पावरिंग द सिटीजन्स, ठीक है, एम्पावरिंग द सिटीजन्स। प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? मतलब गवर्नमेंट कुछ छुपा नहीं सकती। अभी भाई साहब कोई प्रोजेक्ट है, समझ लो 30 करोड़ का है, गवर्नमेंट उसको 60 करोड़ का नहीं दिखा सकती। समझ में आ रहा है ये? तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने दिखाया तो जब कोई आरटीआई एप्लीकेशन डालेगा तो वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी, भाई जितने का प्रोजेक्ट है उतना ही अपन तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी गवर्नमेंट को अगर मालूम है कि भाई साहब हमको कल कोई भी क्वेश्चन कर सकता है उठकर, हमको कल कोई भी पूछ सकता है कि इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा कैसे गया, कौन कौन पार्टी इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे क्या खर्चा हुआ, क्या रॉ मटेरियल्स थे, क्या वर्कफोर्स था, क्या सैलरी मिली, ये सब अगर जानना है तो गवर्नमेंट को भाई साहब अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कल को अगर मुझे ये जवाब देना पड़े तो भाई साहब मेरे को तैयार तो रहना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे कल को अगर पेरेंट्स आ गए और इनका परफॉर्मेंस पूछे तो मैं बोलूँगा ना, भाई देखो ये वीडियो लेक्चर है, ये मैंने चैप्टर कवर कराया है, ये टेस्ट है, ये दिया गया था, ये नोट्स है, तो ऐसा मेरे पास प्रूफ रहना चाहिए ना। सो इट इज़ मेकिंग मी मोर अकाउंटेबल, राइट। सो इसी तरह से आपके गवर्नमेंट का भी, अगर गवर्नमेंट को कल जवाब देना है, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो है, कोई भी भाई साहब उठकर सवाल कर सकता है, तो गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल हो जाएगी ना। गवर्नमेंट हर चीज़ बड़े प्रोसेस के साथ करेगी। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही उटपटांग मन गढ़ंत कोई भी आ गया दिमाग में और भाई साहब इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, इंक्रीजेस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर मुझे मालूम है कि मेरा हक बनता है कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, तो मैं और भी पार्टिसिपेट करूंगा ना भाई। कल को मैं अगर एक गाड़ी लेकर जा रहा हूं और मेरा समझ लो एक्सीडेंट हो गया क्योंकि पॉट होल्स हैं, तो मेरा ये हक बनता है जानने के लिए कि इस रोड का कॉन्ट्रैक्टर कौन था, कब उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और ऐसा क्यों है कि हर बरसात में भाई साहब इसका पॉट होल सब ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंटल हो जाता है ये, ठीक है। सो इट इंक्रीजेस पीपल्स पार्टिसिपेशन। यहाँ पे भाई साहब लोगों का पार्टिसिपेशन को गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाता है, ठीक है। कीप्स सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स पुल अप कर रहे हो तो आपको भी समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करता है, गवर्नमेंट हर एक चीज़ को अप्रूव कैसे करता है, काम कैसे करवाता है। तो इससे आप भी इन्वॉल्व हो जाते हो। देखो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो आपकी तरह ही इंसान हैं, एरर्स हो सकते हैं उनसे, ठीक है, एरर्स हो सकते हैं, लेकिन इन एरर्स को मिनिमाइज करने का वो कम से कम सोचेंगे तो सही, क्योंकि कल आपको उन्हें जवाब देना है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट है जो लॉन्च हुआ है, जिससे आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ या पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आरटीआई पे, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, ठीक है। आपने दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनका नाम सुना है ना। तो जब शुरुआती तौर पे वो आए, ही वॉज बेसिकली एन आरटीआई एक्टिविस्ट, और बहुत खतरनाक आरटीआई एक्टिविस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस फाइल किए थे। वो आरटीआई इतने ज़्यादा उन्होंने तभी वो जब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था या जब आप आम नागरिक थे, तो उन्होंने बहुत सारे आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल किए थे। और वो खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनको मालूम है आरटीआई एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। ही इज़ अवेयर ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। खुद एक वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, इज एन आईएएस ऑफिसर, तो इनको ये प्रोसेस मालूम था। और एक मतलब उनको बोला जाता है ही इज़ एन आरटीआई चैम्प, ठीक है, चैंपियन थे आरटीआई कॉज के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा आरटीआई एप्लीकेशन, और इसी से वो फेमस होते गए, ठीक है, फेमस होते गए और फाइनली लोग उनसे जुड़ने लगे। तो आरटीआई जो है उसको इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं तो चैलेंज द गवर्नमेंट, ठीक है, तो चैलेंज द गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा इन्वॉल्व है और आपका वेलफेयर इन्वॉल्व है, तो आपका जानने का हक बनता है। और ये हक आपको कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली मिल रहा है एज पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके क्वेश्चनिंग पॉइंट से भी। ओके, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है, द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान आपको सोशल जस्टिस और इक्वालिटी कैसे देता है, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। देखो भाई साहब, हमारा जो समाज है ना, वो काफ़ी सारे लोगों से बना हुआ है जो अलग अलग धर्म में हैं, जो अलग अलग कास्ट से हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है भाई साहब, आपके एक ही धर्म में अलग अलग कास्ट होते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक जैसे आपने देखा कल कार्ल मार्क्स ने बोला था कि भाई
ह्यूमन स्ट्रगल जो है वो क्लासेस का ही स्ट्रगल है, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो क्लासेस का ही स्ट्रगल है, ऐसा उनका फंडामेंटल या गुरुत्व सिद्धांत था, और सच है ये, ठीक है। हमेशा से अगर आप देखोगे इंडियन नहीं, वेस्टर्न हिस्ट्री भी, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप देखोगे तो क्लासेस का ही तो स्ट्रगल है। कहीं पे भाई साहब आपके ब्लैक एंड वाइट्स का स्ट्रगल है, कहीं पे भाई साहब आपके ब्राह्मण और शूद्र का स्ट्रगल है, कहीं पे भाई साहब सिया और सुन्नी का स्ट्रगल है, ठीक है। तो अलग अलग धर्म में भी इस क्लास का स्ट्रगल है, ठीक है। ओके, सो द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, तो जब तक भाई साहब हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता है तब तक हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं, चाहे गवर्नमेंट ले चाहे जुडिशरी ले, वो बायस्ड ही रहेंगे, ठीक है। इन सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और इंफीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पे, ठीक है, कास्ट पे, रिलीजन पे, लैंग्वेज पे, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पे भाई साहब हमारा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म होना चाहिए, तभी जाकर हम एक्चुअल न्यूट्रल डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज आवर डिसीजंस विल ऑलवेज बी बाइस्ड, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये गारंटी देता है, इस बात की गारंटी देता है। अगर समझ लो मेरा आपके साथ झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और जब तक हम एक दूसरे को गाली वाली दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपके कास्ट पे या रिलीजन पे कोई गाली दे दी तो आप मेरे ऊपर पुलिस केस कर सकते हैं, एंड आई फॉर दिस एक्ट ऑफ माइन आई वुड बी पनिशेबल बाय लॉ। समझ में आ रहा है? ऐसे अनबड़ंग हम कुछ गाली वाली दे रहे तो शायद पुलिस उसको नज़रअंदाज भी कर दे, लेकिन अगर मैंने किसी के कास्ट पे कोई गाली दे दी या किसी के रिलीजन पे कोई गाली दे दी, किसी के जेंडर पे कोई गाली दे दी, सिर्फ गाली दी है, मारा नहीं है, अगर ऐसा किया भी तो मेरा अरेस्ट होना बनता है, पुलिस कैन अरेस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। सो दिस इज़ द गारंटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में, बहुत सारी कुप्रथाएँ थी। एक कुप्रथा थी अनटचेबिलिटी की, ठीक है, अगर वो भाई साहब नीची जाति का है तो हम उसका पानी नहीं पिएंगे, ठीक है, या अगर भाई साहब समझ लो कोई नीची जाति का है और वो दुकानदार है तो उसको पैसे देना तो ऐसे फेंक कर पैसे देंगे। इस तरीके का एटीट्यूड या प्रैक्टिस अगर आप करते होंगे और किसी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दिया और प्रूव कर दिया तो आप अरेस्ट हो सकते हैं। यू आर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं दीज आर पनिशेबल बाय लॉ। किसी भी प्रकार का भेदभाव अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो यू आर पनिशेबल बाय लॉ। अगर मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर समझ लो स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, किसी ब्राह्मण के लड़के को मैं फेवर कर रहा हूँ और किसी शूद्र के लड़के को मैं बायस्ड नहीं हूँ या उसको डांट रहा हूँ फालतू में, उसको भाई साहब कुछ डिफेमिंग कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी केस बन सकता है। कोई भी आपका जो भी प्रोसेस है, इफ़ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट पीपल, मैं अगर डांट रहा हूँ तो भाई साहब इनको भी डांट रहा हूँ, उनको भी डांट रहा हूँ, पढ़ाई के लिए डांट सकता हूँ, ठीक है, वो मेरा सेंट्रल कोर है। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो या तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, इसके लिए डांटना अलग बात है। लेकिन अगर किसी के जाति के ऊपर, किसी के जेंडर के ऊपर, किसी के कलर, हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा करके कलर का कुछ भेदभाव नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वी आर पनिशेबल बाय लॉ। ये आपके राइट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इन चीज़ों को कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज एक्चुअली, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी दे रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर गारंटी क्या है, कल को अगर ये ख़राब हो गया तो कौन गारंटी लेगा इसकी, ठीक है। तो ये गारंटी दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमको, हमारे सारे राइट्स की गारंटी कौन ले रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिर्फ जस्टिस सिस्टम को नहीं जानना है, आपको भी जानना है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो इट एज वेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी जानें इस चीज़ को, ठीक है, वरना आपके साथ कुछ शोषण होता रहेगा, आप उसको नज़रअंदाज करेंगे और वो शोषण बढ़ता ही रहेगा, किसी और के साथ होगा, किसी और के साथ होगा, ऐसे पूरी सामूहिक लेवल पे शोषण होता रहेगा जब तक आप आवाज़ ना उठाएं, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके। For democracy to be inclusive, one must try to bring all sections of the society into the mainstream. तो भाई साहब इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज इंक्लूसिव? मतलब सब लोग इंक्लूड हो, डेमोक्रेसी के प्रोसेस में सब लोग इंक्लूड हो, मतलब मेन स्ट्रीम में सबके सब आए। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव, देखो गवर्नमेंट का, देखो एक जो मतलब इलेक्शन कमीशन का, जैसा मुझे ना किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे हो सकता है कोई व्यक्ति का किसी भी उसका खुद का पक्ष है, ठीक है, ही इज़ नॉट बिलीविंग इन इधर बीजेपी और कांग्रेस और शिवसेना और वॉट एवर पार्टीज, ठीक है, ये सारे पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन सारे पार्टीज में मुझे भरोसा ही नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है फिर भी वोट दो,
और इसीलिए नोटा बोल के एक बटन होता है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी पार्टी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, तो आपने अपना वोट कास्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? ये गवर्नमेंट बोल रही है भाई साहब, अगर आप किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो भी आप नोटा पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपका वोट तो गिना जाए। हम देखें तो सही कि कितने लोग पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं, किसी को वोट देना ही नहीं चाहते हैं, या किसी भी पार्टी पे किसका भरोसा ही नहीं है। ये भी जानना जरूरी है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर समय आपका भरोसा किसी एक पार्टी पे हो सकता है किसी एक पार्टी पे भी आपका भरोसा ना बन रहा हो सकता है। ठीक है, और इसको भी आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। दिस ऑल्सो हैज टू बी कंसिडर। ठीक है, आप घर बैठे रहें, इससे अच्छा आप वोटिंग बूथ या पोलिंग बूथ में जाकर आप नोटा के बटन को क्लिक कर सकते हैं, जहां पे आपका जो वोट है वो काउंट किया जाएगा एज नॉट टू एनी पार्टी। किसी पार्टी को आपने कंटेस्ट नहीं किया है, लेकिन आपने अपना वोट कास्ट किया है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो तो इसी को अपन बोलते हैं इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। अगर मैं किसी पार्टी को भाई साहब वोट नहीं दे रहा हूं तो क्या मैं डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं हूं? नहीं, मैं भी डेमोक्रेसी का हिस्सा हूं। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, मेन स्ट्रीम में इंक्लूजन होना। ठीक है, ओके। डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शंस इन द सोसाइटी। आपको सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री जहां पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कास्ट की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, अलग अलग लाइफस्टाइल्स, अलग अलग खाना पीना सबका। ठीक है, अलग अलग सोच, वेशभूषा, आपका भाई साहब रिलीजियस रिचुअल सब अलग अलग। तो इतनी सारी जब विविधता है तो सारे विविधताओं को सम्मान देते हुए सब लोग अपना एक नॉर्मल जीवन व्यापन कर सके, इसीलिए डेमोक्रेसी की बेहद ज़रूरत है। ठीक है, ये एकोमोडेट करता है। ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अभी देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में बहुत सालों से एक वर्ग है जिसको शोषित किया गया है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, ऐसे लोगों को अकारण ही, क्योंकि उनके मतलब जाति प्रथा के दौर पे बहुत पहले से ही उन पे शोषण हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है। दे हैव नॉट बीन एबल टू अपलिफ्ट, उनके सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है। तो अभी अगर इनको हम बोलें कि भाई साहब चलो चलो अभी आपका उद्धार होगा, तो हमको ना इनको पुल करके ऊपर लाना है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी कमर टूट चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए रिजर्वेशन तो पहले जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे गांधी और अंबेडकर में क्लैश हुआ था। ठीक है, अंबेडकर ने बोला कि भाई देखिए, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल आप इंडिया छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी दलित लोग हैं उनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन हो, उनके लिए एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट में हो। ठीक है, ताकि ये लोग कंटेस्ट करें और ताकि ये लोग पार्लियामेंट में आएँ, ताकि ये लोग वो कॉज ले पाएँ। तो गांधी बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद दलित लोगों का, मतलब गांधी बोलते हैं कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, बाथरूम साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, टॉयलेट साफ़ कर रहा हूँ, जो दलित लोग कर रहे हैं। तो अंबेडकर ने बोला ये आपकी सोच अच्छी है, लेकिन इससे समाज का उद्धार नहीं होगा। आप ये कर रहे हैं, शायद आपके फॉलोअर्स कुछ गिने चुने हैं वो भी ये करें, लेकिन इससे दलित लोगों का ऊपर आना लगभग असंभव है, क्योंकि इट्स बीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दैट वी हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, and for us to actually come into the mainstream we have to be given certain reservations in parliament, reservations in jobs, reservations in educational institutions, तभी जाकर हम ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो this is basically what, तो इसीलिए दोनों के बीच में क्लैश हुआ, और जब क्लैश हुआ तो गांधी ने बोला आई विल गो इनटू फास्ट ऑन टू डेथ। तो ऐसा हुआ, उस चीज से ये चीज लिंक्ड है। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, द सेक्शन ऑफ सोसाइटी who have been deprived of opportunities for education and employment for a long period of time। तो हमारे देश में जाति प्रथा जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और इसीलिए हमने हायर कास्ट के लोगों को प्रेफरेंस दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह, वैश्य वगैरह। शूद्रों को हमने सिर्फ एक ही काम से आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, साफ सफाई का, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। उनको कभी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नहीं की गई, इनफैक्ट जिन्होंने कोशिश की उनको ही हटा दिया गया। ठीक है, सो इस तरीके के सामाजिक व्यवस्था में एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल दे विल ऑलवेज रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ। भाई आप शूद्र हैं तो आपको गांव के बाहर रहना पड़ेगा, आप शूद्र हैं तो आप गांव का कुएं से पानी नहीं ला सकते, आपको बहुत दूर कहीं से जाकर किसी नदी नाले से पानी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही हार्मफुल सोसाइटियल व्यवस्था थी। ठीक है, ओके। सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट सर्विसेज।
तो गवर्नमेंट सर्विसेज हो गए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपको मालूम है ओबीसी कोटा होता है, एससी एसटी कोटा होता है। ये कोटा क्यों है? ये कोटा अपलिफ्टमेंट के लिए है। बहुत सालों से जो प्रताड़ित वर्ग है एक हमारा, जो ऊपर नहीं आ पाया है या उभर नहीं पाया है, उसको गवर्नमेंट असिस्ट करके ऊपर लाने की कोशिश कर रही है इन सारे प्रयासों से। ठीक है, एनी क्वेश्चंस बच्चा पार्टी, एनी क्वेश्चंस? इज इट क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आपको एक गारंटी दे रहा है, उन सब चीजों का अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ठीक है, फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, इट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस एट्रोसिटीज अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को आपने गाली दे दी, उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने की कोशिश की, या उनका भाई साहब मानहानि किया, उनके जाति पे कोई गाली दिया, या कुछ भी ऐसा बोला जो बहुत ही इंस्टिगेटिंग हो, प्रोवोकिंग हो, तो आप भाई साहब अरेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपने किसी इंडिविजुअल इंसान को नहीं बोला है, लेकिन कुछ लिख दिया, सोशल नेटवर्किंग साइट पे लिख दिया, ठीक है, किसी इंडिविजुअल इंसान को नहीं बोल रहे हैं आप, किसी इंडिविजुअल इंसान को गाली नहीं दे रहे, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट पे लिख दिया, यूट्यूब में लिख दिया, फेसबुक में लिख दिया, तो भी आप भाई साहब अरेस्ट हो सकते हैं। यू कैन बी अरेस्टेड फॉर द सेम। ठीक है, सो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अट्रॉसिटीज नहीं है। ओके, प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड माइनॉरिटीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे हमारे वर्ग में बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ मतलब जिनकी तादाद कम हो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनकी तादाद कम होती है उनके ऊपर सोसाइटियल एट्रॉसिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, सोसाइटी में एट्रॉसिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो ये आपके माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है, तो इनको भी ऊपर लाना है। टू प्रोटेक्ट देयर राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन, टू रिमूव इलिटरेसी अमॉन्ग वुमेन एंड टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी वुमेन को भी ऊपर लाना है, क्योंकि वुमेन भी बहुत सालों से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। दे हैव नॉट बीन एजुकेटेड, दे हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। सो इन ऑर्डर टू मूव देम अप, ठीक है, हमको उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे वुमेन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई हैं। SNDT यूनिवर्सिटी जैसे मुंबई में है, दैट इज़ अ वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे गर्ल्स कॉलेजेस स्टैब्लिश हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके योजनाएं ऐसी लागू हुई हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फ्रीली किसी लड़की के पढ़ाई को स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी योजनाएं लागू हुई हैं। ठीक है, टू रिमूव इलिटरेसी, राइट to have an equal share in the property of father and husband, Dowry Prohibition Act, against sexual harassment, domestic violence Prohibition Act. ठीक है, so right to have an equal share in the property। आज की तारीख में भाई साहब चाहे हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो चाहे फादर की प्रॉपर्टी हो, वुमेन हैव इक्वल राइट। ठीक है, अगर एक भाई और एक बहन है तो फादर की प्रॉपर्टी में दोनों का 50-50% राइट होगा, जब तक भाई साहब बहन लिख के ना दे दे कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी सब तुम ले लो। ठीक है, तो दोनों का 50% राइट होगा। ठीक है, वैसे ही भाई साहब आपका हस्बैंड पे भी अगर हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उस पर वाइफ का प्लस बच्चों का सबका हक होगा। ठीक है, इक्वल शेयर होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों का ही हक हो। ठीक है, ओके। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी मतलब समझते हैं दहेज, और दहेज के चलते बहुत सारे औरतों ने अपनी जान गंवाई है। ठीक है, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, अगर किसी ने भी पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दिया कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है या मुझे मेरी फैमिली में डाउरी के लिए, दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है, मेरे को लोग सुनाते हैं या मेरे को लोग ऐसा अगर बोल भी देना, पूरे फैमिली को अरेस्ट किया जा सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट। पूरा फैमिली भाई साहब अंदर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? अगर किसी ने जाकर भाई साहब बोल भी दिया तो इसको अपन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बोलते हैं। ठीक है, इफ एनीबडी रिपोर्ट्स सच अ थिंग इन एनी फैमिली देन देयर एंटायर फैमिली कैन बी जेल्ड। ठीक है, ओके। अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट, अभी देखो सेक्सुअल हैरासमेंट क्या होता है कि वुमेन जब काम करने जाते हैं तो हो सकता है कि उनको काम के माहौल में कोई उनको डिस्टर्ब कर रहा हो, काम के माहौल में कोई उनको छेड़ रहा हो, काम के माहौल में कोई उनको कमेंट्स पास कर रहा हो सकता है उनका बॉस ही उनको एक्सप्लॉइट कर रहा हो। ऐसे एनवायरनमेंट में भी सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट के तहत भाई साहब बहुत बड़ा केस हो सकता है। ठीक है, दैट पर्सन हु इज ट्राइंग टू डू दिस कैन एक्चुअली लूज हिज जॉब एंड कैन बी जेल्ड एज वेल। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब दारू पी के आ रहे भाई साहब, बीवी को पीट रहे। ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें बहुत नॉर्मल मानी जाती थी एक टाइम पे, आज की तारीख में आप नहीं कर सकते। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर में इस तरीके का एनवायरनमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट हो।
Important provisions for protecting the freedom, the dignity and self-esteem of women and securing their development. The 73rd and 74th Amendment reserved 33% of seats for women in local governing institutions. ये बहुत important है. जब कॉन्स्टिट्यूशन को 73rd टाइम और 74th टाइम अमेंड किया गया मतलब चेंजेस लाए गए, तब यहाँ पे जो पार्लियामेंट में 33% ऑफ सीट्स हैं, पार्लियामेंट में नहीं, जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जैसे आपका पंचायत हो गया, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गया, यहाँ पे 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. ओनली वुमेन कैन कंटेस्ट इलेक्शंस इन दोज सीट्स. ठीक है, अगर वो सीट्स खाली रही तो अलग है, लेकिन 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके. दिस परसेंटेज हैज बीन रेज्ड टू 50% इन सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में इस परसेंटेज को 50% कर दिया गया है. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में. नेशनल एंड स्टेट लेवल कमीशंस आल्सो एग्जिस्ट फॉर वुमेन. ओके. द डैश अमेंडमेंट, जैसे मैंने आपको बोला था, देखो अमेंडमेंट किस टाइम पे ये अमेंड हुआ है, किस टाइम पे भाई साहब चेंजेस लाए गए हैं. ठीक है, द डैश अमेंडमेंट रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस. कौन सा अमेंडमेंट होगा भाई साहब? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट रिजर्व लोकल गवर्नमेंट में भाई साहब कितना परसेंट सीट्स रिजर्व किया गया? 33% सीट्स. ठीक है, ओके. इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस. कितना? 50%. बाकी सारे स्टेट्स में 33% है, लेकिन महाराष्ट्र में 50% हो गया है. ठीक है, ओके. प्रीवियसली आज बोर्ड क्वेश्चन देखो, इन महाराष्ट्र देखो सेम. ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा ये? 50% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस. Which of the following laws created a favorable environment for women to secure freedom and self development? Right to Information Act सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, सबके लिए. ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वुमेन के लिए है, फूड सिक्योरिटी एक्ट भी सबके लिए है, नन ऑफ द अबव तो कहीं. तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दिस इज समथिंग विच बेनिफिटेड वुमेन. ठीक है, ओके. 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब. Which particular laws acts created a favorable environment for protection of freedom of movement and secured their development, or which decisions of the court has resulted in protection of honor and dignity of women? Domestic Violation Prohibition Act. ठीक है, मारा मारी करना, ठीक है, औरतों के साथ, इसको बैन कर दिया गया है. ये पनिशेबल लॉ है. ठीक है, मतलब आप विदाउट वारंट भी अरेस्ट हो सकते हैं ऐसी चीज़ों पे. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. ठीक है, डाउरी, किसी स्त्री को अगर डाउरी के लिए उसको प्रोवोक किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है तो वो भी अरेस्ट हो सकते हैं, पूरी की पूरी फैमिली. राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड. ये सारे आपके जो एक्ट्स हैं ये वुमेन एम्पावरमेंट के एक्ट्स हैं. ठीक है, ओके. व्हाट इज मेंट बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस? ठीक है, इंटरैक्ट एंड ट्रीट वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी. वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एलिमिनेशन ऑफ social discrimination to bring all sections of the society into mainstream. सारे sections को mainstream में लाना. ठीक है, ओके. रोल ऑफ जुडिशरी, अभी हम बात करेंगे तीसरे पिलर के जो है जुडिशरी. ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और नाउ जुडिशरी. It helps in strengthening democracy and works towards achievement of the goal. The constitution is dynamic and living document. Dynamic and living document मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख दिया गया है वही लास्ट सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको चेंजेस कर सकते हैं. जैसे देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब इंडिया में इंटरनेट नहीं था, इंडिया में क्या वर्ल्ड में शायद नहीं था, तो साइबर क्राइम्स नहीं थे. तो क्या साइबर क्राइम्स के लिए कोई लॉज नहीं बनेंगे भाई साहब? जैसे जैसे आपके लाइफस्टाइल्स चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे भाई साहब आपके सोशल प्रेफरेंसेस चेंज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी होते जाएंगे. ठीक है, सो द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इसीलिए क्या है? डायनामिक एंड लिविंग डॉक्यूमेंट है. मतलब ऐसा नहीं है कि बस बंद हो गया, जो रूल्स है वो लिख गए, अभी ये चेंज नहीं होने वाले, तो ये चेंज होते रहेंगे. डायनामिक एंड लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, इट हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन. तो चेंजेस हो रहे हैं और उसके साथ साथ इसको चेंज भी होना है. जुडिशरी हैज स्पेसिफाइड द लिमिटेशंस ऑफ दिस पावर. पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आप भले ही चेंजेस लाएं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप ऑल्टर नहीं कर सकते. आप किसी एक चीज में ऐसा चेंज लाने वाले हैं, लेट्स से, जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफेंड हो जाती या उसका राइट्स वायलेट होता है, तो उस लॉ को नहीं ला सकते. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं ला सकते. ठीक है, तो आप हो सकता है कोई ऐसे चेंज या व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हो जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हर्ट होती है, तो वो आप नहीं कर सकते. तो बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकते. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है भाई साहब? आपका रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको आप अल्टर नहीं कर सकते किसी भी कायदे कानून से.
फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, 3 टायर है ना। पहले आता है भाई साहब आपका सेंट्रल, फिर आता है आपका स्टेट, फिर आता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तीनों टायर्स आपको, ठीक है। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऐसा कुछ भी लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यूनिटी और इंटीग्रिटी का नींव या फाउंडेशन हिल जाता है, तो उसको अपन भाई साहब नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, चेंज नहीं ला सकते। सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, किसी पे निर्भर नहीं करती है, ऐसी चीज को चैलेंज करता हुआ कोई भी लॉ नहीं ला सकते। सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म मतलब क्या हो जाएगा कि आप कोई भेदभाव न, किसी, अगर आप गवर्नमेंट के इंसान हैं, चाहे आप भाई साहब पार्लियामेंट में हो या किसी जॉब को करते हो, आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Significant judicial decisions. The court has given judgments on important subjects like rights of children, protection of human rights, protection of the honor and dignity of women, individual freedom, tribal empowerment। इन सब चीज़ों पे कोर्ट्स ने बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, ठीक है। ओके, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट, क्या रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविजंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या है भाई साहब, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार रिपीट हो चुका है। देखो 1950 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। द होल अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज चेंज। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कभी एक्ट हुआ था भाई साहब 2005, ठीक है, ईयर इन विच, ये 2005 में लॉन्च हुआ, ईयर इन विच द लोकसभा वुमेन रिप्रेजेंटेशन वाज मैक्सिमम इन लोकसभा, सो दैट वाज इन 2014। year in which the number of women representation was maximum in Lok Sabha, that was in year 2014. Right to Information Act हुआ भाई साहब 2005 में। The whole approach towards democratic reforms has changed, ये 2000 में change हुआ। Constitution of India came into force in 1950, 26th of January. Okay, previous year के questions देखो भाई साहब, 2020 का question है, Dash has a power to make changes in the constitution, Parliament, local self-governing institutions, legislative assembly, cooperative institution। पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट हैज गॉट द पावर, लेकिन अगर पार्लियामेंट लाना चाहे तो वो कोर्ट अप्रूवल चाहिए उसमें, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। 2022 का क्वेश्चन है, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर, इज इट करेक्ट? यस इट इज, ठीक है। ओके, ट्रू है भाई साहब। द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय टू द सिटीजंस बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट हैज गिवन जजमेंट्स व्हिच इंक्लूड द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, protection of human rights, protection of the honor and dignity of women, individual freedom and tribal empowerment। इन सब पे भाई साहब कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ठीक है। Explain the statements whether true or false, give reasons for your answer। The nature of constitution is a living document। एक मिनट, ओके, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है 2019, 2023, 2020। द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या है भाई साहब, इसमें चेंजेस होते ही रहेंगे, ठीक है। उस स्विच को ऑन कर देना जरा, थैंक यू, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायनामिक है भाई साहब, इट एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक दीज चेंजेस विदाउट ऑल्टरेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को बिना ऑल्टर किए पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर सकता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका भाई साहब चैप्टर है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब स्टैब्लिश हुआ था, डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, सोशल एंड जस्टिस इक्वालिटी, एफर्ट्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, policy of reservation of seats, scheduled castes and tribes, provisions of minorities, laws relating to women and provision for representation। ये सारी चीजें हैं जो आपको भाई साहब ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्लियर है? ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।